इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इन विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में क्या आरोप लगाए हैं और इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने क्या मांग की थी। तो यह पूरा मामला 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जब विपक्ष के 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस याचिका का एक लाइन में सार यह था कि केंद्र सरकार विपक्ष को डराने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इन एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें और डर जाएं। विपक्ष के जिन 14 दलों ने संयुक्त रूप से इस याचिका को दायर किया, उनमें कांग्रेस पार्टी के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, शरद यादव की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और लेफ्ट पार्टियों से सीपीएम और सीपीआई भी इस याचिका का हिस्सा थी। तो अब आप सोच लीजिए कौन सी पार्टी बची है। सारे के सारे जो भी विपक्षी दल हैं वो सब के सब एक साथ आ गए। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इतना बड़ा मुद्दा इससे पहले कभी आया होगा जब सारे विपक्षी दल इस तरह एक साथ मिलकर एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए होंगे। इन आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच जब भारत में यूपीए की सरकार थी, उस समय ईडी ने कुल मिलाकर 26 नेताओं के खिलाफ जांच की थी, जिनमें तब सिर्फ 14 नेता ही विपक्ष के थे और बाकी के 12 नेता सत्तारूढ़ पार्टियों से थे। इसी तरह सीबीआई ने भी यूपीए की सरकार के दौरान कुल 72 नेताओं के खिलाफ जांच की, जिनमें सिर्फ 43 नेता विपक्ष के थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों की शिकायत यह है कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और जब से सरकार में नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां केवल और केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। और इसी याचिका में यह बताया गया है कि 2014 के बाद से अब तक सीबीआई और ईडी कुल मिलाकर 245 नेताओं के खिलाफ अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 233 नेता विपक्षी दलों के नेता हैं। यानी विपक्ष ये कह रहा है कि पहले ये एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर भी कार्रवाई करती थी कि जब तक किसी विपक्षी नेता के खिलाफ शारीरिक हिंसा से जुड़ा कोई मामला ना हो, तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी विपक्षी नेता ने कोई घोटाला किया भी है तो उसे गिरफ्तारी से डिस्काउंट मिलना चाहिए। घोटाले वगैरह के जो मामले हैं, इसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए नेताओं की। दूसरा, गिरफ्तारी और रिमांड के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाया जाए। अब ये जो ट्रिपल टेस्ट है, ये क्या है? ट्रिपल टेस्ट ये कहता है कि किसी भी नेता को तभी गिरफ्तार करना चाहिए जब उसके विदेश भागने की आशंका हो या उससे यह डर हो कि वो बाहर रहकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या अपने मुकदमे से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकता है। यानी ये 3 टेस्ट ऐसे हैं, अगर इन तीनों में पास हो जाता है नेता, अगर लगता है कि नेता ये सब काम कर सकता है, तब तो उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेता बहुत बड़े परिवार का है, शरीफ आदमी है और इस केस को प्रभावित करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा, तो फिर उसे गिरफ्तार ना किया जाए, फिर उसे बाहर ही रहने दिया जाए। तीसरी मांग इसमें यह थी कि गिरफ्तार करने वाले नेताओं को जेल भेजने की बजाय उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। और चौथी मांग ये कि ऐसे मामलों में जो गिरफ्तारी होती हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को अलग से गाइडलाइंस बनानी चाहिए और इन सभी मामलों में न्याय के उस सिद्धांत का पालन होना चाहिए जो कहता है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित नहीं होता, तब तक वो बेकसूर ही माना जाएगा। लेकिन विरोधाभास देखिए कि अपने मामलों में तो ये विपक्षी दल अदालत में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी के मामले में इन्हीं दलों ने सरकार को और प्रधानमंत्री को बिना किसी अदालत में हुए ट्रायल या जांच के पहले ही दोषी घोषित कर दिया है। अदालत ने सबसे पहले यह सवाल पूछा कि क्या इन विपक्षी नेताओं के खिलाफ कोई जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए और क्या हमारे देश के नेताओं के पास कोई विशेष अधिकार है। दूसरी बात अदालत ने कही कि नेता भी इसी देश के नागरिक होते हैं और इस देश में जो कानून बाकी लोगों के लिए है, वही कानून नेताओं के लिए भी है और इसीलिए नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट अलग से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकता। तीसरी बात कोर्ट ने यह कही कि अगर विपक्ष को यह लगता है
कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से उसका महत्व कम हो रहा है, तो इस समस्या का इलाज विपक्ष को राजनीति में ढूंढना चाहिए, ना कि अदालतों में। और चौथी बात यह कि इस मामले में विपक्षी दलों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे, जिन्हें अदालत ने यह सुझाव दिया कि उन्हें यह मुद्दा कोर्ट में नहीं बल्कि संसद में उठाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, देश के सबसे महंगे वकीलों में से हैं और एक केस की सुनवाई के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। और सोचिए, ये जो पार्टियां खुद को गरीबों का मसीहा बताती हैं, अगर आप इन सब पार्टियों के जो नाम हैं अगर आप सुनेंगे तो ये सारी पार्टियां वो हैं जो गरीबी को मुद्दा बनाकर बनी हैं। इन सारी पार्टियों के नेता वो हैं जो अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं, पिछड़ों का नेता कहते हैं, किसानों का नेता कहते हैं, अपने आप को समाजवादी कहते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के उत्थान के लिए राजनीति में आए हैं। तमाम नेता वही हैं अगर आप देखेंगे तो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी आपने देखा होगा हवाई चप्पल पहनती हैं, सूती साड़ी पहनती हैं। आम आदमी पार्टी हो, वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सरकार में आई थी, राजनीति में आई थी, ये कहते हुए कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। लेकिन आज ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही, ये कहने के लिए नहीं जा रही कि भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। भ्रष्टाचार के मामलों में अपने नेताओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और सोचिए, सारी पार्टियां जो अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी आप देख लीजिए, ये सब पार्टियां एक ऐसे वकील को एंगेज करती हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को, जिसकी फीस करोड़ों रुपए में है। और आज बड़ा सवाल इन सारे नेताओं से यह पूछना चाहिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने या तो ये पूरा मामला मुफ्त में लड़ा होगा, यानी ये पूरी जो तैयारी हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं इस अदालत में, या तो वो ये कह दें कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। और अगर उन्होंने अपनी रेगुलर फीस ली है, जो कि लाखों करोड़ों में होती है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 4 लाख छात्र 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1.5 लाख छात्र इस बार की परीक्षाओं में फेल हो गए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के स्कूलों के बारे में सरकार कहती है, राज्य सरकार, की ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है। फिर 1.5 लाख बच्चे 9वीं और 11वीं के फेल कैसे हो गए, आज बड़ा सवाल ये है। इनमें 9वीं कक्षा का रिजल्ट लगभग 60% रहा और 11वीं कक्षा का रिजल्ट लगभग 70% रहा, यानी 11वीं में इस हिसाब से औसत निकालें तो 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 35% छात्र दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले फेल हो गए। और यही दिल्ली सरकार का असली शिक्षा मॉडल है, जिसकी अब पोल खुल गई है और सरकार चाहती है कि यह बात बाहर किसी को पता ना लग जाए। तो इस दौरान हमें कुछ छात्रों की आंसर शीट्स मिली, जिससे यह पता चलता है कि जो छात्र दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारे छात्रों को हिंदी में एक सेंटेंस लिखना भी नहीं आता, हिंदी भाषा लिखनी भी ठीक से नहीं आती। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंसर शीट्स खाली छोड़ दी, या फिर अपनी आंसर शीट में प्रश्न लिखकर ही छोड़ दिए, ताकि प्रश्न लिखने के ही उन्हें कुछ अंक मिल जाए। यानी सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए, उसका जवाब नहीं लिखा। मैं कुछ आज लेकर आया हूं आंसर शीट्स, आपकी स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। जब इन आंसर शीट्स को चेक किया गया तो बहुत सारे बच्चों को 80 में से 2 नंबर मिले, किसी को 80 में से 4 नंबर मिले, जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। और इसके अलावा कुछ छात्रों को पास करने के लिए बाद में अलग से नंबर जोड़ दिए गए। जैसे इस आंसर शीट में एक छात्र के 80 में से 22 नंबर आए थे, लेकिन बाद में इसमें 1.5 नंबर अलग से जोड़े गए ताकि इस छात्र को पास किया जा सके। उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। पहले 22 नंबर आए हैं, फिर उसके बाद और नंबर जोड़े गए हैं और तब जाकर इस छात्र को पास किया गया है। छात्रों के नाम मैं नहीं बता रहा हूं, किस स्कूल के हैं ये भी नहीं बता रहा हूं, वो उन छात्रों के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा सवाल आज ये है कि जिस दिल्ली में सरकार शिक्षा पर अपने बजट का सबसे ज्यादा 23.5% हिस्सा खर्च कर रही है, उस दिल्ली में सिर्फ 2 कक्षाओं के ही 9वीं और 11वीं के ही 1.5 लाख बच्चे फेल कैसे हो गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया लेंगे या अरविंद केजरीवाल लेंगे? दिल्ली में बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक बात इसमें जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही वो ये है कि अगर आप मुसलमान नहीं होते तो आप कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते थे, और
आप क्योंकि मुसलमान हैं इसीलिए आप अध्यक्ष नहीं बन पाए? नहीं, मैं अकेला नहीं, मैं कहता हूं मैंने उसमें बताया है कि अनफॉर्चुनेटली जो डिवीजन हिंदुस्तान का हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और उसका अफेक्ट आज भी लोगों में है। इवन कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है, वो भी उससे वंचित नहीं रही, वो भी उससे दूर नहीं रही। जब आजादी से पहले 50-60 वर्षों में 12-13 माइनॉरिटीज के प्रेसिडेंट बन सकते थे, उसको राष्ट्रपति बोलते थे, हाईएस्ट पोजीशन। आज 75 साल में क्यों नहीं एक मुसलमान भी बन गया? भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए तो आपने छोड़ ही दिया है कि नॉन मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ये तो पार्टी के अंदर है। जिसकी क्षमता होगी, बहुत पुराने, हमसे पहले भी बहुत क्षमता वाले हैं, लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी चाहे 40 साल रहे, हम भी 30 साल रहे, जनरल सेक्रेटरी से आपको आगे नहीं बढ़ना, वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं बनना है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना। तो ये कांग्रेस की एक मानसिकता दिखलाती है कि वो भी कोई दूसरी पार्टियों से भिन्न नहीं है। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, बड़ी सुपरहिट। हाँ, देखिए। उसमें एक किरदार है कटप्पा का। हाँ, तो आपकी बुक पढ़ के ऐसा लगता है कि आप असल में गांधी परिवार के और कांग्रेस पार्टी के कटप्पा थे। पर कटप्पा जो है कभी राजा नहीं बन सकता। कटप्पा राजा नहीं बन सकता। ठीक। आज के संदर्भ में सबसे बड़ा मुद्दा उद्योगपति से दोस्ती का ही है, और वो है मोदी और अडानी की दोस्ती का, जिसको आप ही की पुरानी मैंने जिंदगी में नहीं रखी आपने, क्योंकि मैंने इस बुक में लिखा है कि जब 83 में एआईसीसी का सेशन कलकत्ता में चल रहा था, तो मेरे पास स्लिप सेवा दल की आई, इंदिरा जी ऊपर डाइस पे बुलाते, हम नीचे थे, तो बुलाया, कहा तुम इसको जानते हो धीरू भाई को? मैंने कहा जानता हूं, लेकिन मच नहीं, आपके आता है जब ऑफिस वगैरह में या घर में, तो बाहर निकलता है तो अलग सलेक होती है। कहा चलो ठीक। कहा उसकी बेटी की शादी है बम्बई में, मुझे बुलाया था और मैंने हाँ किया था, मैं तो नहीं जा सकती हूं, अभी 3-4 बजे हैं, अभी तुम फ्लाइट ले सकते हो, तुम मेरी तरफ से जाओ। वो धवन भी है, धवन उनको बताओ धीरू भाई को कि गुलाम नबी मेरी तरफ से आएगा, हाँ, शादी में। तो कहा वहां किसी को बता दो कि फूल अच्छे से बनाए मेरी तरफ से जो दोगे उनको। सो मैं उस शादी में गया, बेटी की शादी में। पर जैसे राहुल आज कहते हैं सूट बूट की सरकार, अंबानी अडानी की सरकार, तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब क्या अंबानी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के करीब नहीं थे? करीब थे, सबसे करीब तो बड़े अंबानी इंदिरा जी के क्लोजेस्ट थे। मैं तो मिसाल बता रहा हूँ। हाँ। मैं ही तो शादी पर गया उनकी तरफ से। और इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लिखा है कि जिन इलाकों में धारा 144 लागू है, उन इलाकों से हनुमान जयंती पर शोभा यात्राएं नहीं निकालने दी जाएं। सोचिए ये कितने दुख की बात है कि भगवान राम और भगवान हनुमान के देश में उन्हीं की जयंती पर जब उत्सव का माहौल होना चाहिए, जब त्योहार मनाया जाना चाहिए, जब पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए, तब दंगों का माहौल बना दिया गया है। और जब हम ये त्योहार मनाएंगे तो बंदूकों के साए के बीच और तनाव में और पुलिस के बीच ये त्योहार हम मनाएंगे।